गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का सेट नंबर नेक्स्ट है 16। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और इसमें कुछ आपके जो महत्वपूर्ण कुछ मैंने आई थिंक इंडियन ज्योग्राफी भी डाल रखा है। तो ओवरऑल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी संभावनाएं हैं कुछ इसमें डिस्कशन करेंगे, हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो और बाकी हमारे जो इससे पहले के जो 15 वीडियोस हैं, ओके, जो कि इसमें टेस्ट सीरीज जो हम श्रृंखला चला रहे हैं स्पेसिफिकली आरओ के लिए। ओके, तो इसको आप अपनी तैयारी के साथ कंटिन्यू इन वीडियोस को देखें, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जहां पे आपको डाउट है उसको क्लियर करें। ओके, और कोई समस्या है तो हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये है प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट की बात कर रहा है कि इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट आपने सुना होगा, ये जो लाइट वेव है उसके रेफरेंस में भी, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव होता है उसके रेफरेंस में भी। ओके, साउंड वेव में जैसे कोई, जैसे आप कहीं खड़े हैं, आप ऐसे सुने हुए जैसे क्वेश्चन कभी आते हैं इस तरीके के कि कोई ट्रेन आ रही है आपकी तरफ। ओके, जब दूर है उसकी साउंड आपको कम फील हो रही है, उसकी पिच आपको अलग फील हो रही है। जैसे जैसे वो पास आती जाएगी तो आपको उसकी साउंड, उसकी पिच जो होती है वो हाई फील होएगी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी बढ़ती जाती है। ठीक, फिर जैसे आपके पास एकदम आ जाएगी वहां पे मैक्सिमम, उसके बाद जब दूर जाएगी फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, यानी उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वो पिच जो होती है उसकी लो होती जाती है। ओके, तो ऐसे ही काम करता है ये लाइट वेव के रेफरेंस में। ओके, ये डॉपलर इफेक्ट बेसिकली जो क्या है, अगर इसमें हम देखें, वेट अ सेक, हाँ देखिए, जब लाइट कोई सोर्स है, इसका ये है हमारा सोर्स या स्रोत। ओके, ये लाइट का स्रोत है और यहां पे है कोई ऑब्जर्वर। ओके, अब इसमें क्या है कि अगर ये हमारे क्लोज आती है, कोई चीज हमारे क्लोज आ रही है, ओके, जैसे लाइट के रेफरेंस में मैं बात करूं, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी तो वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। वेवलेंथ कम होती जाएगी तो ये जो है इसका कलर भी आपको चेंज होता नजर आएगा। ओके, यानी इसकी जो कलर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बात करें, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे इस तरीके से 7 कलर में इसको डिवाइड किया जाता है इस तरफ। ओके, अगर ये दूर है, ये दूर जा रहा है तो किधर की ओर ये मूव करेगा, वॉयलेट से रेड की तरफ। क्लियर है? और अगर ये कोई सोर्स जो है, लाइट सोर्स जो है वो हमारे क्लोज आ रहा है, ऑब्जर्वर, हम अगर मान लो हम ऑब्जर्वर है, हमारे क्लोज आ रहा है, तो वो किधर की ओर शिफ्ट करेगा, ब्लू और वॉयलेट की तरफ। ठीक है ना, तो इस तरफ जब ये शिफ्ट करता है, यानी जब ये क्लोज आता है तो इधर शिफ्ट करेगा, और जब ये दूर जाता है फार अवे, ओके, तो ये रेड की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक, तो इसको इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। और ये जब इस तरफ रेड की तरफ शिफ्ट करता है इसको कहते हैं हम लोग रेड शिफ्ट। क्लियर है? ओके, और यही जो है आपका डॉपलर शिफ्ट कहलाता है, और जो कि डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो भाई जब हम गैलेक्सीज या तारों की बात करें, तो ये अगर इनका कलर चेंज हो रहा है, वो रेड शिफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि तारा जो है या वो जो दूसरी गैलेक्सी है वो हमसे दूर जा रही है। क्लियर है? अगर वो वॉयलेट की ओर या ब्लू शिफ्ट की ओर मूव कर रही है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या आ रहा है, हमारी ओर आ रही है। क्लियर है? ओके, और ये किस गति से, किस स्पीड से, कितने समय में ये चेंजेस हो रहे हैं, इससे हम क्या निकालते हैं, उनकी स्पीड का पता कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये जो है आप जो तारों का रंग है, कलर है, और ये डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम क्या करते हैं, तारों और गैलेक्सियों की गति, स्पीड जो होती है उसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये साउंड वेव में भी काम करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, लाइट वेव में भी आपका ये काम करता है। तो क्लियर? ओके, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल, देखिए ब्लैक होल जो है एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसमें
कोई एक बड़ा स्टार, ठीक है ना, एक सुपर मैसिव स्टार जो बहुत ही बड़ा स्टार है, ओके, और लगभग उसका मास अगर हम ऑब्जर्व करें लगभग सूर्य से भी 5 गुना से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर ऐसा स्टार, देखिए स्टार के अंदर क्या होता है, ये कोई स्टार है, ओके, इसका जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या होता है भाई, स्टार के अंदर एक एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं जिसको हम लोग। तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नाभिक मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम का नाभिक बनाते हैं, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ओके, और यही ऊर्जा जो है इन तारों का स्रोत होती है, जिसकी वजह से ये तारे क्या होते हैं, चमकते हैं। क्लियर है। इस ऊर्जा की वजह से, ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की वजह से क्या लगता है, एक इसमें बाहर की ओर प्रेशर लगता है, इस स्टार के जो लेयर है उन पे बाहर की ओर बल लगता है। साथ ही साथ चूंकि ये बड़ा स्टार है, इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ओके, तो ग्रेविटी ज्यादा होने, ग्रेविटी अंदर की ओर उस पर बल लगा रही है, तो ये संतुलन अवस्था में बना रहता है। क्लियर है, ओके। तो एक फोर्स ग्रेविटी अंदर की ओर और जो नाभिकीय संलयन से जो प्रेशर बन रहा है वो बाहर की ओर, तो दोनों संतुलित अवस्था में है, तब तक ये स्टेबल है, ओके। जब ये अपने ओल्ड एज में आता है स्टार, तो क्या होता है, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, फ्यूल बोले तो ये गैसेस खत्म होने लगती है, ठीक है। और जब इसकी गैस खत्म हो जाती है तब क्या होगा भाई, जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा था अब तो वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया अब रुक रही है। अब ऐसे में क्या होगा, ये जो इसका ग्रेविटेशनल पुल है वो इसको खींचना शुरू करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये पहले फूलता जाता है, ठीक है, एंड देन बाद में इसमें विस्फोट होता है, एक बड़ा विस्फोट होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुपर नोवा, ओके। और ये सुपरनोवा एक ऐसी परिघटना है, इसमें जब ये तारा कोई विस्फोट होता है इसके अंदर, तो आकाश में यानी अंतरिक्ष में हम बात करें तो चारों ओर एक रंग बिरंगे प्रकाश की जो आभा है वो फैल जाती है। क्लियर। तो यही परिघटना क्या कहलाती है, सुपरनोवा। और इसके बाद जो इसके पार्ट्स होते हैं ना, वो एक छोटे से द्रव्यमान में आके केंद्रित होने लगते हैं। क्लियर है। और इतना ज्यादा वो कंडेंस हो जाते हैं, इतना ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर एरिया में ही आके लगभग मान के चलिए इतने एरिया में कन्वर्ट हो गए। ओके। अब वहां पे उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम छोटा सा इतना टुकड़ा भी लें तो मिलियंस ऑफ किलोग्राम जो है उसका वेट होता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कितना उसकी डेंसिटी होगी। तो ऐसे जो डेंस रेमिनेंट पार्ट होते हैं इन डेड स्टार के, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल कहते हैं बिकॉज ये ब्लैक होल जो है इनकी ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि इन तक लाइट वेव जो आती है ना वो यहां आ तो जाती है लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाती। क्लियर है। ओके। और ये जो है जब लाइट वेव जब बाहर नहीं जा पाएगी, ओके, तो हमको वो चीज दिखाई नहीं देगी और वो हमको ओवरऑल कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ओके, क्योंकि उसने सारे लाइट वेव के सभी स्पेक्ट्रम को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ही ट्रैप कर लिया। तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। और ग्रेविटी जो है इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी जो होता है वो बिंदु होता है जहां पे ये पूरा डेंसिटी, पूरा जो द्रव्यमान है जाके केंद्रित होता है। ओके। और जो इवेंट होराइजन होता है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसके अंदर कोई आ गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो बाउंड्री जो है वो इवेंट होराइजन कहलाती है। क्लियर है। ओके। तो ये ब्लैक होल का निर्माण जो होता है वो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से होता है। बिल्कुल सही बात है। ओके। तो आई होप इसमें आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक। चले, अगर देखिए कोई स्टार साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो क्या होता है भाई, वो रेड सुपर जियांट बनता है और बाद में उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, वो ब्लैक होल में बने। अगर उसका साइज छोटा है तो फिर वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और एक मीडियम साइज में है उसका तो फिर क्या होता है, वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ब्लैक होल हो गया आपका, इसकी वजह से ये बनता है। क्लियर। ओके। हमारी गैलेक्सी में अभी लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन लोगों ने एक सबसे क्लोज ब्लैक होल की परिकल्पना की, मतलब उसको पाया उन्होंने। लगभग 1530 लाइट ईयर के लगभग है हमारी गैलेक्सी से वो। ठीक है ना। उसका नाम गैया H1 कुछ ऐसे नाम दिया गया, गैया H1। ठीक है ना। तो ये हमारा
गैया BH1 है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो कभी मान लो हो सकता है करंट अफेयर्स वगैरह में डाल दे कि ये है क्या, तो इट इज अ ब्लैक होल जो कि हमारी गैलेक्सी के क्लोज है, काफी लगभग 1500 के लाइट ईयर के आसपास ये हमारे डिस्टेंस पे पड़ता है, ठीक है। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक खगोलीय एकक की दूरी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर रहा है। देखिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो एक एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ये जो पृथ्वी है और ये जो सूर्य है, इनके मध्य की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये लगभग अगर हम देखें तो लगभग 14 करोड़ 97 लाख, ओके, अप्रॉक्स, यानी लगभग हम मान के चले, अप्रॉक्स मान ले 15 करोड़ किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। तो एक खगोलीय एकक की दूरी क्या हो गई, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो ये दूरी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ओके भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग लाइट ईयर के बारे में आपको पता ही होगा। ओके, ये भी सब डिस्टेंस के मात्रक है। लाइट ईयर हो गया आपका, पारसेक हो गया, ओके। तो इनका यूनिट आप ध्यान रखिएगा होता क्या है। चलें आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस, ओके, कहां स्थित है? देखिए, माउंट सेंट हेलेंस जो है, जो आपका यूएसए है ना, यूएसए है ना, ओके, जो यूएसए का ये वाला जो कोलंबिया प्लेट्यू है, कोलंबिया प्लेट्यू में अगर हम देखें, यहाँ पे कॉर्नर पे एक उसका प्रांत है, उसका नाम है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी नहीं, वॉशिंगटन डीसी इधर है, वॉशिंगटन, ओके। और यहीं पर जो है आपका सेंट हेलेन, माउंट सेंट हेलेंस जो है वो सिचुएटेड है, माउंट सेंट हेलेन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ओके, और जो आपका रॉकी के वेस्टर्न पार्ट में पड़ेगा। जो कैस्केड रेंज वगैरह है आपका, सियरा नेवादा नीचे पड़ेगा, तो रॉकी इनके आगे और उसके पश्चिम साइड में आपके माउंट सेंट हेलेन जो ज्वालामुखी पर्वत, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मुख्यतः पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर फिर यहाँ पे कनाडा स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका जो अमेरिका का उत्तर पश्चिमी भाग है, वहां पे जो वॉशिंगटन है, वहां पे उस एरिया में आपका ये माउंट सेंट हेलेंस अवस्थित है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं भाई हम लोग। परतदार चट्टानों की बात कर रहा है। बेसिकली ये वो चट्टानें होती हैं जिनको हम लोग सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। क्लियर है? सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। अब क्या है ये के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। सही बात है, जल क्या होता है भाई, अपर्दन करता है चट्टानों का, और अपर्दन करके क्या करता है, उनका निक्षेपण भी करता है, और निक्षेपित पदार्थ धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होके, कंसोलिडेट होके वो रॉक्स का रूप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। आगे बढ़े हम लोग। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ओके। बिल्कुल सही है कि जो पहले विद्यमान चट्टान है, ठीक है, उनका क्षरण होगा, कटाव होगा, उनके जो अवसाद होंगे वो बहा के लिए जल आगे ले जाएगा, या वहीं पे हवाओं के द्वारा वो निक्षेपित हो रहा है, तो फिर वहां पे उनके सॉलिडिफिकेशन, एक्युमुलेशन से क्या बनता है, ये परतदार चट्टानों का लेयर बाय लेयर ये डेवलप होते जाएंगे, ठीक है। वो अवसाद एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो ऐसे धीरे धीरे वो सॉलिडिफाइड होते जाएंगे और लेयर बाय लेयर उनका निर्माण होता जाता है। क्लियर है? तो उन्हीं जो पहले के जो उनके पेरेंट रॉक है ना, पेरेंट रॉक, उन्हीं के जो अवसाद है उनसे ही ये निर्मित होते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो जीवाश्म में बेसिकली हम प्लांट्स लें, एनिमल्स लें, उनके जो अवशेष होते हैं इन चट्टानों के किसी परत में आ गए, उसके ऊपर फिर दूसरी परत बननी शुरू हो जाती है, तो उनके बीच में वो फंस जाते हैं, जो बाद में फिर वही पेट्रोलियम जो हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनके सोर्स भी होते हैं अच्छे, ठीक है। तो परतदार चट्टान इसीलिए जाने भी जाते हैं, ठीक है। कोयला वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, ओके। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, हाँ तो सही बात है। ये परतदार चट्टानें जो है वो लेयर्स में पाई जाती हैं, ओके। एक एक लेयर करके अवसाद जो होते हैं निक्षेपित होते रहते हैं, उनके ऊपर ये बनता रहता है। तो चलें इसमें
ऑप्शन जो है परतदार चट्टान, ठीक, तो लगभग ये सारे ही सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान जिसको हम कहते हैं, उनके बारे में ये कुछ टर्म दिए गए थे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, एक चीज और कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, हमारे पृथ्वी पे जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं उसमें लगभग 75% हिस्सा जो है वो अकेले सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें रिप्रेजेंट करती है या कवर करती है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि हमारी पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, तो ध्यान रखिएगा कौन सी अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए, अफ्रीका में अगर हम चले, ये वाला रीजन देखें, ओके, यहां पे विषुवत रेखा पास होती है लगभग, ओके, और यहां पे इस तरीके से 3 कंट्री है। कौन कौन सी? केन्या, युगांडा एंड तंजानिया, ठीक है ना। केन्या, युगांडा और तंजानिया, ये 3 देश हैं। नाम ध्यान रखें, केन्या, युगांडा और तंजानिया। और इन तीनों देश में एक झील फैली है, वो उस झील का नाम है, कौन सा कहा गया? विक्टोरिया। एक झील फैली है, यहां पे नाम है ना विक्टोरिया लेक। ये विक्टोरिया लेक इन तीनों देशों में कौन कौन सा? केन्या, युगांडा एंड तंजानिया, तंजानिया, इन तीनों देशों में फैली हुई है और तीनों के मध्य ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। और जो विषुवत रेखा है ना, वो इसके ऊपर से होके गुजरता है, विषुवत रेखा भी इसके ऊपर से होके गुजरता है। क्लियर है? ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो विक्टोरिया है वो यहां से सिचुएटेड है और इनके बीच में बाउंड्री बनाता है। ओके भैया, आगे चलते हैं। चूंकि अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है ना, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ी जो है आपकी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। इनको हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली। ओके, तो उसी में ये यहाँ की देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी झीलें आपको, लेक टांगनिका हो गया, तानामी हो गया, लेक टांगनिका हो गया, लेक न्यासा हो गया, ठीक है ना, और विक्टोरिया हो गया, और भी आके चलेंगे हम लोग तो इजिप्ट की तरफ बहुत सारी झीलें मिलेंगी। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, इन्हीं सॉरी रिफ्ट वैली में ही सिचुएटेड है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया हो गया जो कि इनके बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तत्व? देखिए, जो हमारी क्रस्ट है, भूपर्पटी का मतलब क्या है? क्रस्ट, क्रस्ट। इसमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन। इसमें ध्यान रखिएगा इनका प्रतिशत की मात्रा में, कि ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद जो है, और दूसरा चीज देखें, सिलिकॉन। ओके, सिलिका सेकंड नंबर पे आता है, फिर एल्यूमिनियम, सबके नाम लिख दे रहा हूं मैं, आयरन, कैल्शियम, ओके, और सोडियम। क्लियर? इतनी बातें। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। हमारी क्रस्ट में पूछा है सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो हम क्या लगाएंगे भाई? ऑक्सीजन, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे सिलिका, थर्ड पे एल्यूमिनियम, फोर्थ पे आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, या आयरन तक भी आप याद रख सकते हैं, वो सफिशिएंट है। क्लियर है? ओके। जबकि अगर हम पूछा जाए कि हमारी पूरी पृथ्वी पे, ये तो ओनली क्रस्ट है ना, और क्रस्ट के बाद मेंटल और कोर भी होता है, तो पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन है भाई वो? आयरन, देन फिर ऑक्सीजन, और फिर सिलिका। ये ध्यान रखिएगा, आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिका, ये सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है अगर पृथ्वी की बात की। और क्रस्ट की बात की जा रही है तो ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फिर आयरन। क्लियर है? तो यहां पे हमारा क्रस्ट के रेफरेंस पे पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा सही आंसर? ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां स्थित है? अराकान योमा जो है आप देखें म्यांमार की तरफ, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इधर, ओके, और यहां पे म्यांमार। तो म्यांमार में ये जो अराकान योमा यहां पे फैला हुआ है, म्यांमार की सीमा में सिचुएटेड है। क्लियर है? तो ये उसका विस्तार है जो कि इस पर्वत के रूप में म्यांमार में इसको जाना जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, अराकान योमा। क्लियर? आगे बढ़े।
कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ओके, सर्वाधिक गहरी झील की बात कर रहा है भाई, कौन सी झील है? लेक बैकाल। आप पढ़ चुके हैं पहले, रसिया में सिचुएटेड लेक बैकाल, जो कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है। और ये कैसी? ताजे जल की या मीठे जल की? ताजे जल की, या इसको मीठे जल की भी झील कहते हैं, या फिर इसको सिंपली बोले तो फ्रेश वाटर लेक है। ये फ्रेश वाटर लेक है, इसका जल जो होता है वो पीने योग्य होता है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी पे ये माना जाता है इसमें कि जो हमारी पृथ्वी पे जो सरफेस वाटर है, जो सतह पे जल है, उसका लगभग 20% अकेले इस लेक के अंदर है। क्लियर है? तो इसकी डेप्थ आप समझ सकते हैं कितनी है। क्लियर? ओके भाई, तो लेक बैकाल हो गया हमारा सबसे डीपेस्ट। और आयतन के हिसाब से भी बात करें तो यही विश्व की सबसे बड़ी झील होगी आयतन के हिसाब से। जबकि एरिया के हिसाब से बात करें, एरिया के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो ताजे पानी की, वो कौन है? लेक सुपीरियर, जो कि ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चले हम लोग। टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी, ये थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा साउथ पोल में। साउथ पोल में जो अंटार्कटिका रीजन है ना, ट्रांस अंटार्कटिक की बात करें अगर हम लोग, वहां पे देखें, वहां पे रॉस सी है, रॉस सी। ओके, रॉस सी। और उसके इधर देखें जो आपका ये एरिया जो है ना, ये सबसे सदर्न मोस्ट नेविगेबल एरिया है। मतलब यहाँ पे बर्फ नहीं जमी है, यहाँ पे जल परिवहन वगैरह संभव है, ठीक है। तो रॉस सी, और इसी के नीचे जो आपका ये एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा जो लैंड सरफेस है, इसमें मिलेगा आपको टेलर वैली, ठीक है ना। यहाँ पे टेलर घाटी है, टेलर घाटी। ओके, यहां पे है राइट वैली, WRIGST, राइट वैली। ओके, यहां पे है आपका विक्टोरिया वैली। ओके, तो इनके नाम याद रखिएगा। आपका ये रॉस सी के इधर बाउंड्री पे सिचुएटेड है, ठीक है। ओके, तो ये था भाई आपका टेलर घाटी। किससे रिलेटेड हो गया? अंटार्कटिका से रिलेटेड हो गया, अंटार्कटिका में है ये। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया पूछा है ना भाई, का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? ओके, तो सबसे पहले तो आपको एशिया के बारे में पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया का मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब क्या होता है, सेंट्रल एशिया का मतलब क्या होता है, ईस्टर्न एशिया का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए। तो आगे हम बात करें दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अटाकामा कहां पे है भाई? अटाकामा डेजर्ट देखिए, ये आपका दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, उसमें आप चिली देख रहे हैं, वहां पे ये सिचुएटेड है अटाकामा मरुस्थल। ओके, तो ये तो हो गया दक्षिण एशिया से बाहर का, तो इसको हटाएं। सहारा डेजर्ट की बात करते हैं। सहारा आपको पता है अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का और विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये, तो ये भी हमारा नहीं होगा। थार डेजर्ट और गोबी डेजर्ट, ये दो हैं। अब इसमें देखें दक्षिण एशिया पूछा है, जो गोबी डेजर्ट है ये सेंट्रल एशिया, मुख्यतः सेंट्रल एशिया और जो नॉर्दर्न सेंट्रल है एक तरीके से बोल दें, उसका पार्ट है गोबी डेजर्ट, जो कि बेसिकली कहां पे? मंगोलिया जो है ना, रूस और चीन के बीच में, मंगोलिया में ये अवस्थित है गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो ये भी दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है। जो दक्षिण एशिया का पार्ट है वो है थार डेजर्ट, जो कि मुख्य रूप से हम देखें इंडिया में और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। तो थार मरुस्थल जो है वो ही दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाएगा। ओके, आगे बढ़े भाई। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ये एक तरीके का लैंडफॉर्म अगर हम देखें, एक भू आकृति, जिसमें कि आर्टिजियन बेसिन क्या होता है, देखिए इसमें ये मान लो हमारी सतह है, ठीक है। ये नीचे आपकी चट्टाने हैं, परमिएबल इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में, और यहां पे आपका जल है। ये दोनों इम्परमिएबल रॉक्स हैं, ओके, और इसके मध्य जल फंसा है, ओके। अब नीचे पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर है, तो यहां पे प्रेशर कैसा होगा भाई, जरा बताएं। भूगर्भ के अंदर जाने पे दबाव घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर हाई होता है। तो ऐसे में जब हम ऐसे एरिया में अगर मान लो कोई डीप वेल खोदते हैं, इन चट्टानों से होते हैं, और उसकी गहराई जो है, ये जो इम्परमिएबल रॉक दिख रही है ना ये वाली, इसके थोड़ा सा नीचे तक पहुंचा दें अगर, यानी इसको हम कट कर दें, तो अंदर का जो प्रेशर है ना वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा इस पाइप के सहारे, और जो ये जल है ना इसी के माध्यम से क्या होगा, बिना किसी पंप के सहारे ये बाहर आने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो स्थल होते हैं वो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहलाते हैं। उत्सुत कुआं इनको कहते हैं, उत्सुत
कुएं के क्षेत्र हैं ये। ओके तो ये जो कुआं है, ये जो एरिया है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो ग्रेट बेसिन है, आर्टिजियन बेसिन है सॉरी, वो ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड ओके जो उत्तर पूर्वी भाग में उसके अवस्थित है, उसका मैक्सिमम पार्ट इसी के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हो गया, पूर्वी भाग में उसके देखेंगे क्वींसलैंड, या ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, यहाँ पे क्वींसलैंड है। ठीक है तो वहीं पे ये ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है। ओके आगे बढ़े भाई। मोहो असंबद्धता पाई जाती है। मोहो देखिए, जब हम भूगर्भ के आंतरिक संदर्भों की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, यानी हम आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो वहां पे आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर होता है आपका क्रस्ट, उसके नीचे क्या होता है मेंटल, और उसके नीचे क्या होता है कोर। ठीक है ना, ये तीन बातें आपको पता है। मैं इधर फिगर बना दूं इसकी, ये सबसे ऊपर हो गया क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल। ओके मेंटल जो कि सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम कवर करता है, लगभग 80% जो वॉल्यूम है पूरे का वो अकेले मेंटल, ये हमारा 1 से 2% का ही हिस्सा कवर करता है। ठीक है ना, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये मेंटल हो गया और नीचे कोर हो गया। यहां पे लिख दो मैं क्रस्ट, एक मिनट, हाँ ये हो गया आपका क्रस्ट, ये मेंटल और ये हो गया कोर। अब देखिए इनको डेंसिटी के आधार पे, इनके घनत्व के आधार पे, चट्टानों के घनत्व के आधार पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं ना, घनत्व क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। देखिए पृथ्वी की सतह से भूगर्भ में अंदर जाने पे घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, दबाव में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो क्रस्ट, इसके आधार पे हमने क्रस्ट को दो भागों में बांट दिया। ओके ये अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी हमने दो भागों में बांट दिया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और कोर को भी हमने दो भागों में बांट दिया, आउटर कोर, इनर कोर। ओके आउटर कोर के बारे में आपको पता होगा, ये लिक्विड नेचर का है। ठीक है ना, ये सॉलिडिफाइड नहीं है, लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में है। ओके तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इन क्रस्ट, मेंटल, कोर के बीच में डिस्कंटिन्यूटी बन गई है जो इनको सेपरेट करती है। इन्हीं डिस्कंटिन्यूटी को हमने अलग अलग नामों से इनको जानते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोज किया, अपने अकॉर्डिंग उनको नाम दिया। तो देखिए सबसे पहले जो ऊपर ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, इसके बीच का जो ये डिस्कंटिन्यूटी दिख रही है ना, जो इन दोनों को अलग करा है, इसको कहते हैं हम लोग कोनोरेड। कोनोरेड असंबद्धता, डिस्कंटिन्यूटी को हिंदी में कहते हैं असंबद्धता। ठीक है, कोनोरेड असंबद्धता। इसके बाद ये लोअर क्रस्ट जो है और अपर मेंटल, या फिर हम कहते हैं क्रस्ट और मेंटल को अलग करने का ये वाली डिस्कंटिन्यूटी जो है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोहो, या इसको पूरा नाम है मोहोरोविक। मोहोरोविक क्लियर है। ओके अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिस्कंटिन्यूटी अलग करती है, असंबद्धता अलग करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैपिटी। रैपिटी असंबद्धता, असंबद्धता। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं मेंटल और कोर। मेंटल और कोर को जो अलग करता है उस असंबद्धता को क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, और जो लास्ट में आउटर कोर और इनर कोर को असंबद्धता अलग करती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लेहमैन असंबद्धता। क्लियर है, तो इनका क्रम याद रखिएगा, कोनोरेड, मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये आपकी 5 असंबद्धता है, डिस्कंटिन्यूटी है, जो इन लेयर्स को घनत्व के आधार पे डिफरेंशिएट करती है। तो मोहो की बात कर रहे हैं, मोहो बोले तो ये क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है। ठीक है ना, तो मेंटल में भी ऊपरी मेंटल हो गया ये, और ये हो गया क्रस्ट में निचला क्रस्ट। ओके तो देखें भूपर्पटी एवं ऊपरी मेंटल को, ये सही बात है, ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच को नहीं, गलत। प्रवार और क्रोड नहीं, गलत। आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, उनको क्या करती है, ये सेपरेट करने का काम करती है। या फिर ऑप्शन ऐसे भी दे देता, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को, तो भी आपका आंसर सही रहता है। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलें। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, अगर हम बात करें वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन श्रृंखला कौन सी है, तो आपको पता है हिमालय।
ओके, इसी में आपका माउंट एवरेस्ट जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर हाइट है। ओके, तो ये जो है आपके किस तरीके के पर्वत है, ये वलित पर्वत है, वलित, और वो भी कैसे, नवीन वलित पर्वत, वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं इनको, फोल्डेड माउंटेन। ओके, और ये बने कब है, ये टर्शियरी काल में बने हैं। आप लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे तो उस पर टर्शियरी काल जो है, आदि नूतन, ये नव नूतन काल जो है, उसमें ये इनका फॉर्मेशन होता है, वलित पर्वत। ओके, और इन्हीं वलित पर्वतों से में जो आपके विश्व का सबसे ऊंची चोटियां हैं विद्यमान है। ओके, और दो पर्वत, इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है भाई, तो सिंपल सा, जब दो क्रस्ट आपस में टकराती हैं, बेसिकली महाद्वीपीय क्रस्ट आपस में टकरा रही हैं, तो उसमें क्रस्ट के बीच में क्या होता है, फोल्ड डेवलप होता है, और ये फोल्ड धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ जाता है, दोनों के दबाव की वजह से संपीड़न बल लगेगा, क्रस्ट फोल्ड करेगा, ऊपर उठता जाएगा, और यही अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, वलित पर्वत कहलाता है, फोल्ड कहलाता है। ठीक है ना, आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, उसमें टाइप ऑफ फोल्ड भी होते हैं, ठीक है, उसको सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना, ये सारे फोल्ड के टाइप हैं, तो आप उनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपके वलित पर्वत, उसका उदाहरण हो गया। तो भाई हम देखें इसमें प्राचीन, नवीन मोड़दार पर्वत आएगा, प्राचीन नहीं, अवशिष्ट पर्वत नहीं होते, ब्लॉक पर्वत नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नवीन मोड़दार पर्वतों में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ओके, काल याद रखिएगा इसका, टर्शियरी काल। ओके, आगे बढ़े। 15, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी जो है, उसमें अगर हम देखें, देखिए ये इटली हो गया। ओके, और यहाँ पे इटली के नीचे यहाँ पे सिसिली आइलैंड मिलेगा, सिसिली द्वीप मिलेगा। ओके, और सिसिली द्वीप के इधर नॉर्थ में अगर हम देखें, इससे थोड़ा सा हटके एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है माउंट स्ट्रोम्बोली। ओके, माउंट स्ट्रोम्बोली इसी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अवस्थित एक पर्वत है। ओके, एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है, जो कि यहाँ के भूमध्य सागर का क्या माना जाता है, प्रकाश स्तंभ। ये एक्टिव, इसके एक्टिव होने की वजह से इसमें से जो लावा मैग्मा जो होता है वो बाहर आता रहता है, जिसकी वजह से ये प्रकाशित रहता है, उस एरिया को प्रकाशित करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी का। माउंट स्ट्रोम्बोली याद रखिएगा। माउंट एटना कहाँ पे है, माउंट एटना, ये जो इटली है ना, इटली है, और इटली में यहीं पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे मुख्य भूमि पे माउंट एटना अवस्थित है, ये भी आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट वोल्केनो का कोई मतलब नहीं है। माउंट क्राकाटाओ जो है, माउंट क्राकाटाओ जो है, ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में अवस्थित है। और इंडोनेशिया में भी बेसिकली देखिए, इधर सुमात्रा हो गया, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का, यहाँ पे हो गया आपका जावा आइलैंड इंडोनेशिया का, यहाँ पे जावा सागर है, जावा सागर है, नीचे है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और यहीं पे हिंद महासागर में देखें, ये सुमात्रा और जावा के मध्य में, जिसके बीच से एक स्टेट निकलती है, कौन सी स्टेट है भाई वो, इस संधि का नाम, जल संधि का नाम बताएं, इसको कहते हैं हम लोग सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि या जल डमरू। ओके, जो कि सुमात्रा को जावा से अलग करता है। इसी जल संधि में ही आपका एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ओके, जो कि माउंट क्राकाटाओ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ये माउंट क्राकाटाओ किसका हिस्सा है, ये जो परी प्रशांत मेखला होती है ना, परी प्रशांत मेखला, जिसको हम लोग अग्नि वलय भी कहते हैं, अग्नि वलय भी कहते हैं, या फिर पॉपुलरली उसको जाना जाता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर के नाम से। ओके, जो कि पूरा पैसिफिक ओशियन में ऐसे फैला हुआ है, तो उसी का ही ये हिस्सा है। तो इस रिंग ऑफ फायर में बहुत एक्टिव वोल्केनोस मिलेंगे, इंडोनेशिया देख लें, फिलीपींस देख लें, आपका हवाई आइलैंड देख लें, ठीक है ना, यहाँ पे आपको इसी तरीके के वोल्केनिक माउंटेन मिलेंगे। तो माउंट क्राकाटाओ कहाँ हो गया, इंडोनेशिया में। क्लियर भाई, आगे बढ़े हम लोग, आंसर आपका पता ही हो गया, इसका क्या हो गया, माउंट स्ट्रोम्बोली इज द करेक्ट आंसर, जो कि मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं सीधे। इधर माउंटेन दिए गए हैं, इधर उनके प्रकार दिए गए हैं। क्लियर है, आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों के उदाहरण है, वलित पर्वत हैं ये, लेकिन ये चूंकि प्राचीनतम है तो इनका वर्तमान में, यानी इतना लंबा समय इन्होंने झेला है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अपर्दित हो चुके हैं, और अपर्दन के बाद आज वर्तमान में इनका कुछ अवशेष ही बचा है। ठीक है ना, तो इनका जो अवशिष्ट रूप है ना, आज वही हमको दिखाई देता है, जो हम इंडिया में देखें अरावली के रूप में, अमेरिका में देखें अपलेशियन पर्वत के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये उसी
रेमिनेंट पार्ट को ही हम लोग अवशिष्ट पर्वतों के नाम से जानते हैं। तो अरावली किस तरीके का उदाहरण हो गया? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो गया, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, कहां पर है ब्लैक फॉरेस्ट? ये जर्मनी में है आपका, ओके। यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी? डेन्यूब, जो कि कहां गिरती है? ब्लैक सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है, ओके। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में अवस्थित है। और ये भाई आपका कैसा पर्वत हो गया? ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल हो गया, क्लियर। माउंट कोटोपैक्सी ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट कोटोपैक्सी, जो कि किस देश में है? ये इक्वाडोर में है। इक्वाडोर किस कॉन्टिनेंट में है? ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये, ठीक है। और एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, और वहीं पे क्या है भाई आपका? ये इक्वाडोर सिचुएटेड है, ओके। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक, विषुवत रेखा के क्लोज, ओके। तो इनको ध्यान रखें। ये हो गया आपका ज्वालामुखी पर्वत। और विंध्य जो है, विंध्य भी आपका अगर हम देखें बेसिकली तो ये आपके ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो यहां पे वलित दिया है, इसको अगर हम ब्लॉक कर दें तो सही होगा, ब्लॉक, ठीक है। तो विंध्य क्या हो गया? ये भी आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। तो मैच कर सकते हैं इसको 2 4 1 3, ओके। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो शान प्लेट्यू, शान का पठार कहां पे अवस्थित है? जो शान प्लेट्यू है, देखें, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया और इधर आपका हो गया म्यांमार, ओके। अब म्यांमार की बात करें तो उसके इस वाले हिस्से में आपका जो पठार है इसका नाम है शान प्लेट्यू, क्लियर भाई? पहली चीज, इसी शान प्लेट्यू के मध्य से यहां से होके एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है भाई? ओके, नाम बताएं इसका। यहां म्यांमार की दो प्रमुख नदियां हैं, उन दोनों का नाम है साल्विन, साल्विन रिवर और इरावदी, इरावदी रिवर, ठीक है ना, ओके। तो इरावदी रिवर बह रही है यहां से और यहीं से आपका साल्विन नदी बहती है, साल्विन, ओके। जो ये म्यांमार की इंडो तिब्बतन रीजन से ये इंडो तिब्बतन, ये चाइना तिब्बत रीजन से ये ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये म्यांमार से होते हुए आगे बढ़ती हैं और यहां पे नीचे अगर हम देखें तो अंडमान सी जो है इस तरफ आपका आके गिरती हैं, क्लियर। तो इनकी लोकेशंस आपको याद रखना है। तो यहां पे भाई मध्य से जा रही है आपकी साल्विन रिवर, ओके, ये हो गया आपका साल्विन रिवर। और इधर पूरब में, इसके पश्चिम में, इस सान पठार के पश्चिम में कौन है? सान के पश्चिम में हो गया इरावदी, इरावदी नदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरब में साल्विन, कहां गया साल्विन, ये रहा, और पश्चिम में इरावदी। तो यही सान पठार जो है कहां पे अवस्थित है? इस म्यांमार में अवस्थित है, जिसको बर्मा के नाम से भी पहले जाना जाता था, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18। जो अंतर पर्वतीय पठार नहीं है वह है, अंतर पर्वतीय पठार की बात करें, इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर मोंटाने प्लेट्यू, इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं, इंटर, नाम लिख दे रहा हूं मैं इसका इंग्लिश में, इंटर मोंटाने प्लेट्यू, क्लियर भाई, ओके। अंतर पर्वतीय पठार। एक और टाइप का पठार होता है जिसको हम कहते हैं पिडमोंट, पिडमोंट प्लेट्यू, ओके। इसको हिंदी में कहते हैं गिरिपद पठार, गिरिपदीय पठार। अब इसको बताते हैं हम क्या होता है, पहले इसी को बता दूं मैं क्या होता है। देखिए, गिरिपद पठार होते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, गिरिपद, गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब उनके बेस पे, उनके चरण के पास। तो ये कोई पर्वत है और उनके बेस के पास कोई इस तरीके का अपलिफ्टेड जो लैंडफॉर्म है, ये इस तरीके का पठार आपका क्या कहलाता है? गिरिपद पठार। यानी ऐसे पठार के कॉर्नर पर एक साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? पर्वत जरूर देखने को मिलेगा। इस तरीके के पठार के एग्जाम्पल जो होते हैं वो पिडमोंट प्लेट्यू या गिरिपद पठार के। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बात करें, मालवा, मालवा का पठार कैसा है भाई? एक गिरिपद पठार है, ठीक है। उसमें नीचे की तरफ देखें तो हम लोग विंध्य श्रेणियां पड़ती है ना दक्षिण में उसके, ओके। तो ये हो गया, तो इसको ध्यान रखेंगे, मालवा का पठार हो गया। और अगर हम देखें पैटागोनियन प्लेट्यू जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरमोंटाने पे आते हैं। इंटरमोंटाने या अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? इंटरमोंटाने पठार ऐसे पठार होते हैं जो दो तरफ से क्या होता है भाई? पर्वतों से घिरे होते हैं, क्लियर है, ओके। कम से कम दो तरफ से वो पर्वतों से घिरे होते हैं, यानी उसके उत्तर में भी, दक्षिण में भी, या पूरब में भी, पश्चिम में भी, कहीं पे भी दो तरफ, दो साइड में आपको कोई माउंटेन श्रृंखला देखने को मिलती है। उनके बीच में वो पठार अवस्थित है, वो हाईलैंड, उच्च भूमि अवस्थित है। इस तरीके के पठार जो होते हैं ना, उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है।
होती है, जिसका एग्जाम्पल एक सबसे अच्छा ले सकते हैं हम लोग तिब्बत, ओके, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट आपका प्लेट्यू है, ओके। एक पामीर भी है आपका, पामीर नॉट के नाम से जानते हैं, हालांकि वो सभी वहां बहुत सारे पर्वत आके, हिंदकुश हो गया, कुनलुन चान, काराकोरम, ये सारे नीचे आके मिलते हैं, तो उसको नॉट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो तिब्बत जैसे हो गया आपका, ठीक है, लगभग इसकी हाइट भी देखें तो 5000 मीटर के अप्रॉक्स ये पड़ेगा आपका। तो हाइट इनकी बहुत ज्यादा होती है इंटरमोंटाने प्लेट्यू की, ठीक है, अंतर पर्वतीय पठारों की। तो इसमें अब आते हैं, अंतर पर्वतीय पठार नहीं है, कौन सा? तिब्बत का पठार है भाई, ये अंतर पर्वतीय है। क्यों? इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहां पे पर्वत है कुनलुन चान पर्वत, ओके, माउंटेन कुनलुन चान, जो कि चाइना का है, ओके। नीचे देखें हम तो हिमालय पड़ जाएगा आपका, हिमालय जो काराकोरम ये सब है, ओके। तो कुनलुन चान और नीचे हिमालय, और इसके बीच में कौन है भाई? तिब्बत। तो ये हुआ ना अंतर पर्वतीय पठार, इट इज अंतर पर्वतीय पठार। कोलंबिया बेसिन की बात करें तो कोलंबिया हमको जाना होगा नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका का जो ये पश्चिमी हिस्सा देखें, यहां पे मैं नॉर्थ अमेरिका का यूएसए बना दे रहा हूं, ये फ्लोरिडा हो गया, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वॉशिंगटन, इडाहो, ये जो शहर है, ओके ना, इनकी बात करूं मैं तो यहाँ पे कोलंबिया प्लेट्यू है, ओके। और वहीं पे कोलंबिया और स्नेक रिवर, इसकी दो प्रमुख नदियां हैं जो इस पठार से होके बहती है। ऊपर से कोलंबिया नदी, और नीचे से इधर दक्षिण से निकलती है एक स्नेक नदी, स्नेक रिवर। सांप मत बोलना, इसका नाम ही स्नेक है, ओके, तो ट्रांसलेट नहीं करना। कोलंबिया और स्नेक ये दोनों आपस में मिलकर फिर आगे जाके पैसिफिक ओशियन में गिरते हैं, क्लियर है? तो वो किसका पार्ट है? इसी कोलंबियन प्लेट्यू का पार्ट है। और इसके इधर देखें तो यहां पे है आपका, पश्चिम में है कैस्केड रेंज, ओके, कैस्केड रेंज पर्वत है। और इसके पूरब में देखें तो यहाँ पे रॉकी पर्वत है, रॉकी माउंटेन जो रेंज है वो इसके पूरब में पड़ेगा। और उन दोनों के मध्य में अवस्थित है ये आपका कोलंबियन प्लेट्यू, ओके। तो इसको कोलंबियन बेसिन या कोलंबियन प्लेट्यू के नाम से, तो ये भी आपका क्या होगा? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण हो गया। मेटाग्रासो एनाटोलियन प्लेट्यू की बात कर ले। एनाटोलियन प्लेट्यू कहां पे है? एनाटोलियन प्लेट्यू ये है आपका टर्की में, ओके, टर्की में। इसके उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर में भी आपका माउंटेन है, नीचे दक्षिण में देखें, दक्षिण में भी जो उत्तर में इसके माउंटेन है उसका नाम है आपका एनाटोलियन के पॉइंट माउंट, ठीक है ना, पॉइंट माउंटेन, ओके। और नीचे जो है टॉरस, TAURUS, टॉरस माउंटेन, ओके। इनका नाम जानने की आपको जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली एनाटोनिया वाले के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे आपका माउंटेन, दो माउंटेन श्रृंखला है उत्तर दक्षिण में, और उसके बीच में है एनाटोलियन प्लेट्यू, ओके, जो कि टर्की का पार्ट है। तो यहां पे ये भी इंटरमोंटाने प्लेट्यू हो जाएगा। अब मेटाग्रासो की बात करें तो साउथ अमेरिका में जब चले हम लोग, ब्राजील देखें, ओके, साउथ अमेरिका, और जो ब्राजील वाला रीजन है, ब्राजील, यहां पे ये मान लो ये आपका ब्राजील हो गया, ओके। तो ब्राजील में यहां इधर नीचे बोलीविया है और इसकी सीमा से सटा हुआ, और ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भाग में आपका जो पठार है वो है मेटाग्रासो प्लेट्यू, क्लियर है? लोकेशन याद रखना, लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है भाई ज्योग्राफी के लिए, ओके। तो मैपिंग आपकी होनी चाहिए ठीक ठाक, क्लियर, ओके। तो मेटाग्रासो प्लेट्यू जो है वो यहीं पे अवस्थित है। अब ये इंटरमोंटाने नहीं है क्योंकि इसके उत्तर और पश्चिम में देखें तो यहाँ पे आपका ग्रासलैंड है, ओके, और नीचे भी आपका ग्रासलैंड शुरू हो जाता है। इसके पश्चिमी भाग में आपको माउंटेन दिखेगा, और वो भी कौन सा? एंडीज माउंटेन, ठीक है। लेकिन इसके इस तरफ कोई माउंटेन नहीं है, तो ये, और उससे काफी दूर भी है। तो इसको मेटाग्रासो जो प्लेट्यू है ना, ये ब्राजील का प्लेट्यू है, और ये इंटरमोंटाने प्लेट्यू आपका नहीं है, क्लियर है? तो इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। चले, तो आंसर आपका क्या हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रांस तथा स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है, देखिए स्पेन और ऊपर है फ्रांस, ओके, और इनके मध्य में जो बाउंड्री बनाता है ना, उस पर्वत का नाम क्या है? पेरिनीज पर्वत, क्लियर है? तो पेरिनीज जो है वो प्राकृतिक सीमा बनाता है स्पेन और फ्रांस के मध्य, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और फ्रांस, और यहीं पे आप देखेंगे स्विट्जरलैंड, कौन है भाई? स्विट्जरलैंड,
ओके, और इनके मध्य एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, जूरा पर्वत। ओके, तो जूरा पर्वत इन दोनों के मध्य में एक बाउंड्री बनाता है। एपेनाइंस की बात करें, एपेनाइंस जो है आपका इटली दिख रहा है, आपका इटली में इस तरीके से फैला हुआ है एपेनाइंस। ओके, और भाई क्या हो गया, आल्प्स जो है वो, आल्प्स जो है वो आपका इस तरफ इटली के ऊपर, जैसे इटली हो गया और वहां पे दक्षिणी यूरोपीय भाग में देखें तो यहाँ फ्रांस, स्पेन, इस तरीके से स्पेन से होता हुआ स्विट्जरलैंड और इधर आपका इस तरीके से आर्क शेप में एक फैला हुआ है। तो ये एक बलित पर्वत का उदाहरण है। पहली चीज तो ये हो गया बलित पर्वत। ओके, यूरोप की श्रृंखला हो गई ये, और जो कि वहां पे फैली है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में, तो भाई आपका क्या हो गया, पेरिनीज जो हो गया वो, जूरा स्विट्जरलैंड हो गया, आल्प्स आपका इन सभी देशों में फैला हुआ है, एपेनाइंस हो गया इटली में। क्लियर है, तो आंसर इज डी। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, देखिए स्थल खंडों की बात करें, स्थल स्वरूपों का निर्माण अपर्दन और निक्षेपण दो प्रक्रियाओं से जो होता है हमारे स्थल खंडों का। ओके, तो इसमें अगर हम देखें जो ये आकृतियां हैं बेसिकली किस क्षेत्र में देखना है, मरुस्थल में। तो मरुस्थल ऐसे शुष्क प्रदेश है जहां पे अपर्दन का जो मुख्य कारक होता है वो कौन होता है, पवन होती है। ठीक है ना, पवनें यहाँ पे अपर्दन का मुख्य कारक होती है, जो अपने साथ जो वो बालू के कण होते हैं ना, रेत के कण, उनको बहाकर ले जाते हैं। और ये रेत के कण जो होते हैं चट्टानों को जिससे टकराती हैं ये हवाएं, उनको घिसने का काम करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं और घिसते घिसते उनको अपर्दित करते रहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो आपकी पवनें हैं अपने साथ जो बहाकर ये धूल के या आपको कहे सैंड पार्टिकल्स जो होती हैं इनको बहा के ले जाते हैं, इनसे विभिन्न स्थलाकृतियां भी बनाती हैं। उन स्थलाकृतियों में मैं देखूं सीधे इस पे आते हैं फिगर पे, देखिए इस तरीके की आपने स्थलाकृतियां देखी होंगी डेजर्ट में, तो ऐसे कुछ अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको इस तरीके के शेप में, इसके दो विंग्स दिखाई दे रहे हैं, एक विंग ये हो गया पंख और दूसरा विंग ये वाला हो गया। ठीक है, तो काफी लंबे तक ये फैले रहते हैं। ओके, इधर से विंड चल रही है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल, कोई पत्थर, बड़ा पत्थर आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसके बैक साइड में क्या होता है, धूल इकट्ठी, ये सैंड पार्टिकल इकट्ठे होते जाते हैं और बाहर इसके दोनों तरफ इस तरीके से जब हवाएं पैरेलल होकर निकलती हैं तो दूर तक क्या करती है, इनका एक इस तरीके से रिज टाइप का फॉर्म कर देती है। ठीक है, और इसके नीचे ऐसे स्लोप टाइप का सैंड एवलांच जो जहां पे देखने को मिलता है ऐसे बना होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, विंड की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो विंड की डायरेक्शन और उसके इस तरीके से उससे आगे की ओर इनके विंग्स निकले होते हैं और अर्धचंद्राकार आकृति में फॉर्म्ड होते हैं। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं इनको बरखान, वैसे बरचान बोलते हैं। ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको अर्धचंद्राकार आकृति में, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, बरचान के। ओके, दूसरा है, अगर जैसे इसमें तो विंड एक यूनि डायरेक्शन में चल रही है, अगर मान लो इसी में कोई दूसरी विंड इधर से आना शुरू कर दे, क्लियर है, तो इधर से जो विंड आएगी वो इस विंग को क्या करेगी, तोड़ने का काम करेगी, है ना भाई, इधर से आ रही है तो वो इसको तोड़ेगी। ओके, तो ऐसे में एक विंग इधर से आ रही है और दूसरी एक एक्यूट एंगल पे, न्यून कोण पे, 90 डिग्री से कम एंगल पे अगर इस विंड से टकरा रही है तो इसमें क्या करेगी, इस वाली इसके पंख को तोड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से इसका कितना हिस्सा बचेगा, केवल इतना ही हिस्सा इसका बचेगा। तो ये इस तरीके से इतने पार्ट, इतना वाला इरोड हो गया, अब ये वाला हिस्सा, ये वाला विंग्स ऐसे बना रहेगा। क्लियर है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीफ, SEIF, इसको हम कहते हैं सीफ, जिसका एक विंग खत्म हो चुका है, दूसरी विंग हवा के पैरेलल आगे तक, काफी आगे तक बढ़ जाता है। ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं, हालांकि ये भी सैंड ड्यून के पार्ट ही हैं, लेकिन इनमें एक विंग्स है, दूसरा विंग्स नहीं है, तो इसको हम लोग सीफ नाम देते थे। ठीक है, ओके, इस तरीके से विंड्स डायरेक्शन जब ऐसी होती है तो ट्रांसवर्स वेव में इस तरीके से लहरें, ठीक है, डेजर्ट में आपको लहरदार आकृतियां देखने को मिलेंगी रेत की, इनकी हाइट कम रहती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लहरदार आकृति। पैराबोलिक, ये भी आपका सैंड ड्यून का एग्जांपल हो गया। क्लियर है, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गए आपके। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके की स्थलाकृतियां इन्हीं पवनों के द्वारा बनती हैं और सैंड पार्टिकल के निक्षेपण से बनती हैं। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से, अभी मैंने पीछे दिखाया, अर्धचंद्राकार का मतलब हो गया उसकी दोनों विंग्स होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। क्लियर है, सीफ जिसमें एक विंग होती है तो ये अर्धचंद्राकार नहीं रहेगा। एरेट क्या होता है, एरेट होते हैं
एरेट मैं आपको एक, चलिए एरिड में बता देता हूं बेसिकली। देखिए एरिड जो लैंडफॉर्म होते हैं ये किससे बनते हैं, ग्लेशियर से बनते हैं, पहली चीज तो यही, ओके, जिन्हें हिमनद कहते हैं हम लोग। तो इन ग्लेशियर से, हिमानियों से इनका फॉर्मेशन होता है। बेसिकली क्या होते हैं, जो इस तरीके से हिमानियों में देखे कुछ ऐसे माउंटेन, ओके, जो तीन ओर से क्या होते हैं, इरोड हो चुके हैं, ये तीन उनके साइड बन जाते हैं, और ये जो ऊपर पीक होती है इसको हम क्या कहते हैं, पिरामिडल पीक कहते हैं, पिरामिडल पीक या पिरा मिडी चोटी कहते हैं, या फिर इसको दूसरा हॉर्न भी कहते हैं, हॉर्न या श्रंक कहते हैं, ठीक है, ओके। और इसके इनसाइड में देखिए ये जो लाइन तीनों दिख रही है ना, इसके दोनों तरफ क्या होता है, इस तरीके से अपर्दन हो चुका होता है, ठीक है ना। तो चट्टाने ये एक रिज टाइप की बन जाते हैं इनके ढलानों पर, और ये ऐसी जो रिज होती है ना उसी को हम क्या कहते हैं, एरेट कहते हैं। और इनके मध्य में जो नीचे धंसा हुआ डिप्रेशन होता है ना, जिसमें आपका ग्लेशियर जो बर्फ होते हैं वो जमा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लेशियर से निर्मित आपके लैंडफॉर्म्स हैं। तो इन पवनों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, जो ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है और सी वेव है, इनके द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, ये टॉपिक आप अपना क्लियर रखें, तभी ये आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, आपका बरखान हो गया। चले आगे, आपको ये आंसर की दी हुई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने आंसर मैच कर सकते हैं। क्लियर है? ओके भैया, तो चलिए इसमें कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अपनी तैयारी में कंटिन्यू कह रहा हूं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मोर इंपॉर्टेंट, ओके। और साथ ही साथ रिवीजन बनाए रखें, जो भी टॉपिक आपके वीक है उनको जितना अधिक हो सके उसको क्लियर करें और रिवाइज करें, ठीक है, ओके। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और बाकी आप लोग लगे रहें, और बाकी हम लोग तो है ही हैं, साथ में करा रहे हैं, ओके। इसमें अन्य श्रृंखलाओं में हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो टेस्ट सीरीज है उनमें एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, लेकिन फिर भी कुछ अन्य प्रश्नों को शामिल करेंगे, और साथ ही साथ हिंदी और करंट अफेयर्स, ये ताकि आपका कंप्लीट जो है तैयारी, कंप्लीट आपका एक तरीके से रिवीजन जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे हम करा पाए। क्लियर है? तो चले बने रहिए, मेहनत करते रहिए कंटिन्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।